Good morning to all my dear students. Welcome back to Atmaya Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with class 7th, book history, lesson number 6, that is town traders and craftsmen. In my previous class I had finished with page number 86, that is the top paragraph. वहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है students. That is the 2 paragraphs of page number 86. I start with a new topic of this lesson, same continuation, page 86, new towns and traders. In the 16th and 17th centuries, European countries were searching for spices and textiles, which had become popular both in Europe and West Africa. Asia. The English, Dutch and French formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. Initially, great Indian traders like उस टाइम के जो इंडियन ट्रेडर्स थे, Mullah Abdul Ghaffur and Virji Vora, who owned a large number of ships, competed with them. Okay, that is with the East India Company. वो अपना commercial activity यानी trade and business खूब ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे. Okay, regarding the spices and the textiles. लेकिन जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स है लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड वीरजी वोरा, दे हैड ऑलरेडी ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स और बहुत कंपटीशन में वो थे. हाउएवर द यूरोपियन कंपनीज यूज्ड देयर नेवल पावर टू गेन कंट्रोल ओवर द सी ट्रेड. और उस टाइम जो यूरोपियन कंपनीज थी विद द हेल्प ऑफ देयर नेवल पावर, दैट इज नेवी, okay, they gain control over the sea trade and forced मतलब समुंदर के रास्ते उन्होंने अपना ट्रेड एंड बिजनेस शुरू किया एंड दे फोर्स्ड इंडियन ट्रेडर्स कि वो उनके लिए काम करें. अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल commercial and political power in the subcontinent. और फिर उसके बाद से इंग्लिश जो था, दैट इज ब्रिटेन या यूरोप, emerged as a most successful commercial, that is business, import and export, and political, that is economic और political दोनों में सबसे आगे हो गए in the subcontinent. Those were the new towns and traders. The spurred in demand for goods. Like उस time textiles की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, spices की, led to a great expansion of the crafts of spinning का तभी बहुत ज़्यादा था, weaving, bleaching, dyeing. These were the ये छोटे छोटे जो crafts पर्सन थे ना, ये बहुत ज़्यादा ये मिला करते थे उस टाइम पे. मतलब इनके लेबर बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैक्सिमम ये लोग यही काम करते थे, स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, ऑल मेन वुमेन सब, विद मोर एंड मोर पीपल टेकिंग देम अप. इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड. जो टेक्सटाइल्स, इंडियन टेक्सटाइल्स डिज़ाइंस थी, जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनके डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते गए. ओके, बाद में उन्होंने ब्लॉक डिज़ाइन लेके आए, फिर जरी वर्क फ्रॉम सूरत लेके आए. सो बहुत सारे इंक्रीजिंगली रिफाइंड होते गए एज एरा हैज़ पास्ड. हाउएवर दिस पीरियड ऑल्सो सॉ the decline of the independence of craftspersons. Okay, उसके साथ ये जो इंग्लिश का जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ने लगा, तो हमारे जो जितने भी क्राफ्ट्स पर्सन थे या हमारे जो ये स्पिनिंग वीविंग करने वाले जितने क्राफ्ट्स पर्सन या हैंड मेड प्रोडक्ट्स, ये कम होते गए.
They now began to work on a system of advances, which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agents. और अब इनको वही काम करना है जो यूरोपियन मार्केट से मतलब बोला गया था, और वहाँ के जो एजेंट्स ने प्रॉमिस कर दिया था कि हम ये इतना इतना कपड़ा वीव करके या ये जो भी वर्क है हम आपको टाइम से भेजेंगे. सो दे नाउ बिगैन टू वर्क ऑन द सिस्टम ऑफ एडवांसेस. मतलब एडवांस का भी काम पहले से ही बनना शुरू हो जाता था. Okay, that is which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agents. Weavers no longer had the liberty of selling their own cloth or weaving their own patterns. मतलब ये पूरी तरह से एजेंट्स के अंडर आ चुके थे, बस बनाते थे और इनको यूरोपियन कंट्री में बेच देते थे. एडवांस में इनको काम दिया जाता था जिससे ये कुछ भी अपनी मर्जी से सेल नहीं कर सकते थे. दे हैड टू रीप्रोड्यूस द डिजाइन्स सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स. अब आगे आगे ऐसा हो गया था कि यूरोपियन कंट्रीज इनको डिज़ाइन भी देने लग गए थे. मतलब वो अपना डिज़ाइन देते थे और इनसे कहते थे अब तुम उस पर रिप्रोडक्शन करो. मतलब अब तो मतलब ये इनका भी अपनी भी ये दिमाग नहीं लगा सकते थे. मतलब अब डिज़ाइन भी वो उनका ही इन्हें ज़बरदस्ती बनाना पड़ता था. द 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, क्योंकि ये तभी सब ब्रिटिश के अंडर थी, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज थी और ब्रिटिश इन सिटीज पे राज करते थे, विच आर नोडल सिटीज टुडे. नोडल सिटीज यानी कि आज के टाइम पे तो ये सब सेल्फ सिटी है. ओके, मुंबई कहाँ, कैलकाटा कहाँ, मद्रास कहाँ. ओके, सो आज मतलब वो टाइम जैसे जैसे एरा बीतता गया, देयर वाज मैनी मोर. क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस as merchants and artisans such as weavers were moved into black towns established by European companies. Within these new cities, the blacks or native traders, okay, यानी कि धीरे धीरे जो भी ये टेक्सटाइल्स और डिज़ाइंस बहुत बढ़ने लग गया था, बहुत डिमांड हो गई थी. तो और धीरे धीरे वो एजेंट्स ने उनको एडवांस काम भी देना शुरू कर दिया था हमारे इंडियन क्राफ्ट्स पर्सनस को, जिनकी वजह से वो खुद की कोई भी सेल नहीं कर पाते थे. और आगे उन्होंने अपने डिज़ाइंस भी देने शुरू कर दिए थे कि वो उनके ही डिज़ाइंस के जो वो भेजते थे वही बनाना पड़ता था. नाउ यूरोपियन कंट्रीज और आगे बढ़े, उन्होंने छोटी छोटी सिटीज़ बनाने शुरू कर दिए थे. ब्लैक टाउन नाम रख लिया था, जहाँ पे ये क्राफ्ट्स पर्सन्स ये वहीं रहते थे और रात दिन इनके लिए ही वो काम करते थे. दैट इज ब्लैक टाउन्स एस्टैब्लिश्ड बाय द यूरोपियंस कंपनीज विद दिस न्यू सिटीज. द ब्लैक और जो नेटिव ट्रेडर्स थे, आसपास के जो ट्रेडर्स थे, एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स वर कंफाइंड हियर, while the white rulers occupied the superior residences. यानी ये जो ब्लैक टाउन था वहाँ इंडियन के क्राफ्ट पर्सन्स, ट्रेडर्स ये वहाँ रह सकते थे और इनके लिए स्पेशल वही जगह रखी थी इन्होंने. और जो वाइट थे रूलर्स यानी जो गोरे लोग थे, फिरंगी, दे ऑक्यूपाइड, उन्होंने अपना सुपीरियर बड़े बड़े रेसिडेंसेस बनाए ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम इन कैलकाटा. वहाँ पे उन्होंने अपने रेजिडेंशियल एरिया बनाया. द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स इन द 18th century विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर. इसकी ज़्यादा डिटेल में आप कमिंग क्लास में आप इसकी स्टोरी पढ़ सकोगे. ओके, यू कैन सी दिस डाउन अ बॉम्बे स्ट्रीट अर्ली 19th century. देखो ये हुआ करता था, इसमें ये सारे गुलामें ये इस बग्गी के अंदर वाइट रूलर्स को, उनकी क्वींस को इसमें लेके आते थे.
Then we go to page number 88. See Vasco da Gama and Christopher Columbus. Students, these are the familiar names for you. In the 15th century, European sailors undertook unprecedented explorations of the sea routes. 15th century में यूरोपियन सेलर्स थे जो वो बस इसी काम में लगे हुए थे कि समुद्री रास्ते से वो जगह जगह की कंट्री उसके रास्तों को ढूंढने में निकले हुए थे. They were driven by the desire to find ways of reaching the Indian subcontinent. क्योंकि इंडिया का टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और पीपल बहुत ही टैलेंटेड थे, तो इसलिए अब बाहर की कंट्री वालों को ये पता चल गया था, अब वो क्रेज़ हो गया था, वो डिज़ायर थी कि किसी तरीके से इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट की खोज की जाए और वहाँ पर जाके ट्रेड एंड बिजनेस किया जाए. बिकॉज पहले तो सिर्फ समुद्री रास्ता था, है ना, तो समुद्री रास्ते से ही ये लोग सबसे पहले तो सूरत पोर्ट के ज़रिए एंटर किया फॉर ट्रेड एंड बिजनेस बाय द परमिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. उसके बाद मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से उन्होंने एंटर किया. वास्को द गामा, अ पोर्चुगीज सेलर, सेल्ड डाउन द अफ्रीकन कोस्ट. जब वो अपनी मंजिल पाने के लिए निकले, वो ही सेल्ड डाउन द अफ्रीकन कोस्ट, went round the Cape of Good Hope and crossed over to the Indian Ocean. His first journey took more than a year. मतलब इतना समुंदर पे ही 1 साल उन्होंने खोज में निकाल दिया, समुंदर पे ही ढूंढते ढूंढते 1 साल. पहले अफ्रीकन कोस्ट गए, फिर केप ऑफ गुड होप एंड देन क्रॉस्ड ओवर टू द इंडियन ओशन. हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन अ ईयर. क्योंकि न्यू थे, उन्हें कुछ पता नहीं था, तो बस खोजते खोजते उन्होंने इस इंडियन ओशन की खोज निकाली थी. हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन अ ईयर. ही रीच्ड कैलिकट इन 1498 and returned to Lisbon, the capital of Portugal, the following year. He lost 2 of his 4 ships, and of the 170 men at the start of the journey, सिर्फ 54 were survived. क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कई बार समुंदर में तूफान आ जाता है या बीमार हो जाते हैं. The routes that were opened up proved to be extremely profitable, and he was followed by English, Dutch and French sailors. The search for sea routes to India had another unexpected fallout. और जब इंडिया का समुद्री रास्ता मिल गया तो वो अनएक्सपेक्टेड था वास्को द गामा के लिए. ऑन द एजम्पशन, यही सोचते थे कि अर्थ राउंड है, एक्चुअली अर्थ राउंड नहीं है, दोनों तरफ से इट इज टिल्टेड. क्रिस्टोफर कोलंबस, एन इटालियन, डिसाइडेड टू सेल वेस्टवर्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन टू फाइंड अ रूट टू इंडिया. He landed in the West Indies, और वो कन्फ्यूजन हो गए और वो वेस्ट इंडीज़ में लैंड किया और उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि मैंने इंडिया की खोज की है. जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस was not the person, he was Vasco da Gama, which got their name because of this confusion in 1492. पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडियन का रास्ता ढूंढने निकले थे, उसके बाद वास्को द गामा. He was followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal, who occupied large parts of Central and South America, often destroying early settlements in the area. मतलब उन्होंने पूरे साउथ और सेंट्रल अमेरिका में अपना किया, जहाँ पे पहले से ही बहुत जनता रहती थी.
Okay, now we go to its exercise, that is page number 89. Fill in the gaps. Page number 89. Come on, be ready with your pens or pencils and fill the gaps. The Raja Rajeshwara temple was built in early 11th century. The Raja Rajeshwara temple was built in early 11th century. Ajmer is associated with the Sufi saint, क्या नाम था उनका? ख्वाजा मुइनुद्दीन खिस्ती. ख्वाजा मुइनुद्दीन खिस्ती. Spelling is there in your text. Hampi was the capital of Vijayanagar. Hampi was the capital of Vijayanagar Empire. The Dutch established a settlement at Dash in Andhra Pradesh. Anyone? It's Masulipatam. Masulipatam. True or false? We know the name of the architect of the Raja Rajeshwara temple from an inscription. True. Merchants preferred to travel individually rather than in caravans. False. Kabul was a major center for trade in elephants. False. Surat was an important trading port on the Bay of Bengal. False. सूरत कहाँ? बे ऑफ बंगाल, वो तो अरबियन सी के पास है. नेक्स्ट, हाउ वॉज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ थंजावुर? वाटर फ्रॉम wells and tanks was supplied to the city of Thanjavur through channels. Who lived in the black towns in cities such as Madras? कौन रहते थे ब्लैक टाउन्स में? वाइट टाउन्स में तो गोरे लोग रहते थे, बड़े बड़े उन्होंने अपने महल बना लिए थे. ब्लैक टाउन्स में मर्चेंट्स, artisans such as weavers, native traders and craftsperson. Why do you think, go to page number 90, why do you think towns grew around temples? Towns grew around temples because of the following reasons. उस टाइम सब टाउन्स टेम्पल के आसपास ही होते थे. Why? Because priest जो पुजारी थे, workers, artisans, craft persons settled around temples. टेम्पल के आसपास ही वो रहते थे क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी सेवा उस टेम्पल में देते थे. Several shops came up around temples to cater to the needs of pilgrims and priests. और आसपास काफ़ी दुकानें भी पड़ी थी जो आने जाने वाले पिलग्रिम्स थी उनके लिए खाना वगैरह का सब व्यवस्था करते थे, जिससे पूरी सिटी उस टेम्पल के आसपास ही बसती थी. How important were craftsperson for the building and maintenance of temples? That is, there were many reasons. First, they carried out inlay work in copper and silver. Craftspersons from Bidar were well known for bidri work. बिद्दर थे इसलिए उनको बिदरी वर्क कहा जाता था. Then goldsmith, bronzesmith, blacksmith, masons, carpenters built temples. और यही नहीं, but they also maintained them. Weavers also play an important role in cotton textiles. Why did people from distant lands visit Surat? Because
Surat was the gateway for trade with West Asia via the Gulf of Hormuz. Second, Surat has also been called the gate to Makkah Medina, जो हज पे जाते थे, because many pilgrim ships set sail from here. Next, there was a big market of cotton textiles. One could find several retail, उसकी रिटेलिंग होती थी, होलसेल की दुकानें थी इस कॉटन टेक्सटाइल को बेचने के लिए. जब ये रॉ मटेरियल से लेके बिकने तक बहुत सारे बीच में लोग थे. The textiles of Surat were famous for their gold lace borders, जिसे जरी वर्क कहा जाता था, गोल्डन और सिल्वर, और वो आज भी फेमस है सूरत में, जरी वर्क गोल्डन और सिल्वर की. And had a market in West Asia, Africa and Europe. There were ample of rest houses for visitors, कि जो लोग बाहर से आते थे यूरोप कंट्रीज या बाकी कंट्रीज से फ्रॉम सी रूट टू सूरत. पहले तो सूरत ही सबसे पहला ट्रेड इंडस्ट्री था, तो वहाँ पे उनके लिए रेस्ट हाउसेस, गार्डन्स वगैरह बनाए गए थे, ताकि वो ट्रेड एंड बिजनेस करने आ तो रहे हैं थोड़ा बहुत, मतलब जब तक काम नहीं होता तब तक वो वहाँ रेस्ट हाउसेस में रुक सकते हैं. देन मैग्निफिकेंट बिल्डिंग्स एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स अट्रैक्टेड पीपल टू फार ऑफ प्लेसेस. In what ways was craft production in cities like Calcutta different from the cities like Thanjavur? Craft production in Thanjavur was in the form of inlays, work in copper and silver. ये थंजावुर में था. In Calcutta, it was in the form of cotton textiles, jute textiles and silk textiles. और थंजावुर को एक टेम्पल टाउन भी कहा जाता था उस वक्त, और सभी उस टेम्पल के आसपास में रहा करते थे. कैलकटा वॉज अ ट्रेडिंग टाउन एंड क्राफ्ट्समैन लिव्ड इन ब्लैक टाउन एरियाज, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था. नाउ कंपैरिजन बिटवीन सूरत एंड दिल्ली. वी गो टू सूरत फर्स्ट. एम्पोरियम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. सूरत एक एम्पोरियम था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स. इट वॉज अ गेटवे टू वेस्ट एशिया, वेस्टर्न कंट्रीज, ड्यू टू द ट्रेड सेंटर. ये एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी और आज भी सिटी है. फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज यहाँ पे उस टाइम से ही बहुत ज़्यादा थे. वेयर हाउस यानी स्टोर, और मेनली तब से या आज तक इट इज नोन एज कॉटन टेक्सटाइल्स. देन वी गो टू दिल्ली. Delhi was an emporium during the मुगल पीरियड. बेसिकली वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था, वहाँ बैठे पूरी जगह राज हुआ करता था. एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से ही हुआ करता था हर एक जगह का. कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी वो भी. वहाँ पे भी फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज हैं, स्पेशली नोन फॉर बिजनेस, ट्रेड एंड कमर्शियल पर्सुट्स, राइट. देन व्हाई डू टेम्पल टाउन्स, व्हाट डू टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट? टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी important pattern of urbanization, town, city. Why did the rulers endow temples with grants of land and money? They did so in order to carry out elaborate rituals, आने जाने वाले पिलग्रिम्स को खाना, एंड प्रीस्ट को भी, एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. इसलिए वहाँ पे जो रूलर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो बहुत दान देते थे उस टाइम में टेम्पल्स में. How did
पिलग्रिम्स और पिलग्रिम्स जब वो वहाँ आते थे उनको सब कुछ वहाँ मिलता था, फ्री में खाना, रेस्ट हाउसेस, तो वो डोनेशंस देके जाते थे. What is bronze? Bronze is an alloy that contains copper and tin. So copper plus tin is equal to bronze. Okay, so students, with this I wrap up my class here. और कुछ और वन लाइन आंसर्स है that I will explain you in coming class, and please do read the lesson. Okay, I had finished with this exercise of this lesson also. Okay, पूरी एक्सरसाइज वगैरह मैंने आपको कराई है, प्लस कुछ few extra questions भी आपके साथ शेयर किए हैं. So please do read the lesson. Okay, and start preparing for your second periodic test. Those जिन्होंने सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट अच्छी तरह से नहीं अपडेट किया था इन फर्स्ट टाइम में, प्लीज़ डू स्टडी वेल इन सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट. गो थ्रू द लेसन अगेन एंड अगेन, कंप्लीट योर बुक्स, एंड येस अबाउट द सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी. 7th स्टैंडर्ड में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के मुझे अभी तक सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी मिली है. आई वॉन्टेड टू नो व्हाट आर द अदर स्टूडेंट्स डूइंग, एंड योर लास्ट डेट इज 17th of October, जो बहुत दूर नहीं है. The days are very near. Please submit me on time. Okay, give me on time. Complete your books. Everyone, नहीं तो आपके marks कट दिए जाएंगे. And please prepare yourself thoroughly for the second periodic test. Okay, go through the lesson and remember about subject enrichment activity. Okay, जल्दी 1-2 दिन में आप complete करके भेजो. Okay, so with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.